हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांच अक्षर क्लासेस। इस वीडियो में हम JNK पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो आपका 2018 में पेपर हुआ था तो उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे हम किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे। हर एक पार्ट में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट किया है? ये आपका है, कौन सी स्टेट है? ये है आपकी असम। नेक्स्ट, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन है आपका यहाँ पे इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। होता है जो ब्लड है, ठीक है, इसमें 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं RBCs, एक होते हैं WBC और एक होते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, जो RBCs हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करते हैं। WBCs हैं, ये क्या है? ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? ये इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमें कट लग जाता है, वूंड लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या आते हैं? प्लेटलेट्स वर्क करते हैं और हमारे जो जल्दी से घाव भर जाता है। विच एट्रीब्यूट ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड वेव का कौन सा ऐसा, ठीक है, एट्रीब्यूट है जो लाउडनेस को क्या करता है? उसे रिलेट करता है। इनमें से कौन सा है आपका? वो है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको पता है? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जो लाउडनेस है आपकी, ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेव, तो वो किसी एट्रीब्यूट के साथ रिलेट करती है? वो करती है आपकी एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, Who among the following was associated with the Mughal court? ठीक है, मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। ठीक है, प्रिंस दारा शिको के साथ। ठीक है, Who among the following was associated with मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन। ठीक है, दारा शिको के फिजिशियन कौन थे इनमें से? इनमें से कौन थे आपके? फ्रांसिस बर्नियर। एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। ठीक है, तो एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, कब की जाती है? तो इसमें से कब की जाती है वो? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, इस टाइम पे की जाती है। देखो 3 तरह की एमरजेंसी होती है, आपको बताऊँ अगर तो। ठीक है, एमरजेंसी के बारे में देखो, जो आर्टिकल 352 है, ठीक है, इसे हम नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और ये कब होती है? ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन तब लगाई जाती है ये। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर। सेकेंड आपकी आ गई आर्टिकल 356। ठीक है, इसमें क्या आती है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, मशीनरी इन द स्टेट, तब लगाई जाती है ये। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंदर उसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो आपको पता है हमारे स्टेट में तो बड़ी बारी लगता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती थी। तो
प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 356 लगता है। ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसीज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन ये पढ़ ली, सेकंड ये, एंड थर्ड वन है आपकी आर्टिकल 360। ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और ये कब लगती है? ड्यू टू द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाए। ठीक है, जब भी हमारे जो फाइनेंसेस है ना, ठीक है, उसको थ्रेट मिले, जो कंट्री के फाइनेंसेस है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट मिले, तब क्या होता है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तो 3 टाइम की इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 316 को डिफाइन करता है। क्वेश्चन में आर्टिकल 352 के रिलेटेड पूछा गया था। तो ये कब लगती है? वॉर, जब लड़ाई हो जाए तो। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो 352 के अंडर है। द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्सप्रेस करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए? ठीक है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है इसमें से आपका? वो है आपका आर्टिकल 32। इसके अंदर क्या होता है? आप क्या करते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुए ना, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किए? वायलेशन हुई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की क्या हुई है? वायलेशन हुई है ना। ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो? जुडिशियल रिव्यू के लिए कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बताऊँ आर्टिकल 14 के अंदर, इसमें क्या है? इसमें होता है, यह है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल पीपल आर, ठीक है, आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है आपका? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है? ये क्या है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, एक ही जैसे लॉज रहेंगे पूरी कंट्री में, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो आपका आर्टिकल 32। आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके रिलेटेड तो वो भी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस लेवल का पेपर है और कैसे कैसे आ सकता है। सेवन, द सार्क। ठीक है, सार्क सेक्रेटरी इज लोकेटेड एट, तो सार्क सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेट किया जाता है? देखना, सार्क क्या आपका? ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्या है? बेसिकली ये आपकी 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज़ का क्या है? ग्रुप है जो साउथ एशिया में बढ़ती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपकी आ गई? अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इन कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। ठीक है, सार्क। तो इसका उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन में आया था कि सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेट है? तो सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका? काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू जो नेपाल में है। ठीक है, और अगर इसके करंट से पूछा जाएगा,
ठीक है। करंट से हम ये पढ़ सकते हैं कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट, तो वो हैं आपके ईसाला रूवान वेरी कौन, ठीक है। ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है और इसका फंक्शन क्या है, साहब का काम क्या करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशिया, ठीक है। जो साउथ एशियन रीजन है ना, उसमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल प्रोग्रेस हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए काम करता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका सेक्टर कहाँ है, काठमांडू में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर, तो जन धन योजना देखो स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो पिछली बारी कौन सी कोई स्कीम पूछी थी ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये इनका उन्होंने एम पूछा था कि किस लिए लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम क्या था, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है। और इसमें पर जन धन योजना में क्या था आपको पता है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए गए थे, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। तो जो पुअर पीपल थे वो भी क्या करें, जो बैंक की फैसिलिटीज़ है उनको क्या करें, अच्छे से ले पाएँ, तो इसके लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए गए थे। और इससे क्या होगा कि जो इजी एक्सेस होगा कि इनको मिलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, अगर उनको पेंशन चाहिए तो ऐसे उनको क्या बाय हैंड नहीं तो क्या डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जानी थी वो, ठीक है, बैंक खाते में जाती है। अगर उनको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है, वो भी उनको ईजिली, अगर उनके पास ये होगा जन अकाउंट होगा, ठीक है, जन धन अकाउंट होगा, तो उसको उनमें लोन भी अच्छे से उनको मिल पाएगा, ठीक है। और वो अपनी सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स को भी वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे बैंक में। तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए गए थे जन धन योजना के अंदर। तो इसका मेन एम क्या था, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। Which of the following pairs of states of India indicates the easternmost and the westernmost, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट आपको पता है, ये आ गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी का स्टेट्स हैं इन दोनों में से, तो कौन सी है आपके आगे, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट में कौन सी आ गई आपकी आ गई गुजरात, ठीक है, ये आपकी आ गई गुजरात। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा हुआ उन्होंने, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए इन्होंने, ठीक है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और सेकंड इन्होंने दी हुई है, द डिटर्मिनेशन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल इज़ मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए एंड बी। तो ये इसका आंसर वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ा होगा। तो आप देखो, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऐसा तो नहीं है, किसी भी हाउस में तो नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, ओनली लोकसभा में होता है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया, कहाँ पे होता है, लोकसभा में, ओनली लोकसभा में होता है, ठीक है। और वो किसकी रिकमेंडेशन से आता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आता है, ठीक है, लोकसभा में। पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि इन्होंने दोनों हाउसेस को बोला है। और सेकंड, द डिटर्मिनेशन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल इज़ मेड बाय यूनियन कैबिनेट, अगर मनी बिल के बारे में बताना है, ठीक है, कि ये कोई भी बिल, कि वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है, यूनियन कैबिनेट, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मनी बिल कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो आपकी ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, गलत हो गई। इसका आंसर क्या बनेगा, नीदर ए एंड बी, ठीक है, नीदर ए एंड बी इसका आंसर बनेगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी आएंगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड, इसमें आपको बताना पड़ेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में क्या डिफाइन किया गया था उसके बारे में क्या था उसमें, ठीक है, उसमें
क्लियरली क्या डिफाइन किया गया था कि द जुरिसडिक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इसका आंसर ये था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को हम इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम था मॉन्टेज क्लेम्सफर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेज क्लेम्सफर्ड रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या किया था उन्होंने, उनका मेन एम क्या था कि एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी इंडियंस थे उनकी पार्टिसिपेशन क्या हो, गवर्नमेंट में हो, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। इसको मॉन्टेज क्लेम्सफर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द जुरिसडिक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स, ठीक है, द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपेयर इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, इनमें से किससे रिलेट करता है, गोलन हाइट्स कहाँ पे पड़ता है, तो ये है आपका आंसर मिडल ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस द, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसको बनाया था, किससे रिप्लेस किया था, आपका पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, तो उसको रिप्लेस करके क्या किया था उन्होंने, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया था। ये कब किया था, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मेन फंक्शन क्या है, नीति आयोग क्या है, ये प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कोई सेंटर में बैठी है, ठीक है, तो वो कोई भी पॉलिसीज़ लाती है, स्कीम्स ला रही हैं, ठीक है, वेरियस पॉलिसीज़ ला रही है, तो उसका थिंक टैंक कौन है, ये नीति आयोग ही है। इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन कौन है, पीएम मोदी जी हैं। ठीक है, और इसका अगर वाइस चेयरमैन वीसी कौन है, तो वो है आपके राजीव कुमार, और जो आपके इसके सीईओ हैं वो है आपके अमिताभ कंत। ये भी पूछ सकते हैं कि ये नीति आयोग के करंट मेंबर हैं, तो इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्वेश्चन आया था आपको। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, दोबारा देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया आपको। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। आपको बताना भी चाहिए द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या करिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये किस में होती है, प्रेसिडेंट में होती है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। नो, ऐसा तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा को, वो लोकसभा से भी हो सकता है, वह राज्यसभा से भी हो सकता है, इवन कि वो इन दोनों से भी नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बाहर से इन दोनों से नहीं है, बाहर से, तो उसको क्या करना पड़ता है, 6 मंथ्स के अंदर क्या करना होता है, अपनी मेंबर लोकसभा का मेंबर बनना पड़ता है, मैं उसका इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। और मैं आपको बता दूं, राज्यसभा से 3 पीएम बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ से कौन कौन है वो है आपके, फर्स्ट इंदिरा गांधी जी, सेकेंड वन वाज देवी गौड़ा, एंड द थर्ड वन वाज मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो ये 3 पीएम जो राज्यसभा से बने थे। इसका आंसर क्या आएगा, नीदर ए एंड बी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी, इसीलिए क्या क्या आंसर क्या आएगा, नीदर ए एंड बी। The provisions of the 5th and the 6th schedules of the Indian Constitution have been made in order to, तो
5th और 6th शेड्यूल में क्या बताया गया है? 5th और 6th शेड्यूल में आपको बताया गया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो 8 शेड्यूल से नाउ अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए सारे के सारे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो वेलफेयर स्टेट किसमें बताया गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, ठीक है, तो वो है आपके DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। प्रेम्बल तो पता आपको, इंट्रोडक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो वो आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स जो भी राइट्स हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो DPSP में बताया गया, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें क्या कहते हैं वेलफेयर स्टेट। इसका एम क्या है? एम दैट स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव, ठीक है, स्टेट शुड एम इज दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज, ठीक है, फॉर द वेल, तो DPSP के अंदर है वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्या है ना, वो है आपकी फिनलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ग्लेशियर्स और उनकी लोकेशंस नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं, वो पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें से कौन सा है? जो नुब्रा वैली ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश, तो दिस वन इज़ रॉन्ग, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, ये नहीं है। मियामी ग्लेशियर उत्तराखंड ये ठीक है, और बाघा वैली ये भी ठीक है, और जेमू ग्लेशियर सिक्किम ये भी ठीक है। तो इन्होंने बोला था नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करती हैं, तो इसका आंसर ये है, बाकी तीनों ठीक है। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एज, तो ये कहाँ पे लोकेट करता है? आपका शिमला में, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट करता है? आपका शिमला में। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो कौन सी है आपकी? ऑक्सीजन। ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हेक्सागोनल मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल यूजुअली क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, बैड कंडक्टर्स होते हैं। और कार्बन की फॉर्म्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो सिंस ये क्या इसकी फॉर्म्स है, तो ये भी बैड कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये गुड कंडक्टर है। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हेक्सागोनल मल्टीलेयर स्ट्रक्चर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? तो न्यूक्लियर वेपन्स को कौन कमांड करता है, कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसको इसके डिसीजंस को लेती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ मैंने आपको पहले ही बताया, अभी ये किसके अंडर है? ये आर्टिकल 14 के अंडर है। जो आर्टिकल 12 है ये क्या बताता है आपको? जो टर्म स्टेट है ना, इसको डिफाइन करता है। स्टेट मतलब ये नहीं है कि हाँ जो आप राज्य बोलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट, स्टेट का मीनिंग ही नहीं था। स्टेट का मीनिंग क्या है? जैसे अगर आपकी क्या है तीन जो रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया पार्लियामेंट है, ठीक है,
तो पार्लियामेंट स्टेट के अंदर आती है। पार्लियामेंट के अंदर जो आपका क्या आ गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वो भी स्टेट के अंदर आती है। फिर जो आपके क्या हो गए, ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, ठीक है, वो भी क्या आते हैं, वो स्टेट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो स्टेट, तो आर्टिकल 12 इसको डिफाइन करती है। आर्टिकल 15 है जो, ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या बताया गया आपको कि प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इसके ऊपर हम नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन, ठीक है, ये आपका आ गया। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 के अंदर है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेट है, ये आपका वेयर एंड गेटी में लोकेटेड है। INS कलवरी विच वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017 इज एन, तो ये क्या है INS कलवरी, ये है आपकी एक सबमरीन, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, ठीक है। सबमरीन फंक्शन क्या करती है, वाटर के अंडर काम करती है, पानी के नीचे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज ए पॉलिसी दैट एम्ड टू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की, इसका क्या एम था, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किसने की थी आपको पता है, ऑन लॉर्ड डलहौजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, ठीक है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है विदाउट लिविंग अ मेल हायर, ठीक है, अगर उसका कोई लड़का नहीं होता है, ठीक है, तो जो उसका किंगडम है वो किसको चले जाएगा, ब्रिटिशर्स को पास ओवर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या था, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस्ड, तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस द ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम क्या था, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था। इसके अंदर क्या था, जो ज़मींदार थे ना उनको ओनर्स ऑफ लैंड बोला जाता था, ज़मींदार को ओनर बोला जाता था, और जो फार्मर्स थे उनको टेनेंट्स बोला जाता था, की कैटेगरी में रखते थे, ठीक है। टेनेंट्स मतलब जैसे क्या हो गया, आपके किराएदार हो गया। फार्मर्स क्या करते थे, किराए पे ज़मीन लेते थे, किससे, ज़मींदार से। तो ये ज़मींदारी सिस्टम के अंदर था। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस ज़मींदारी सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स, ठीक है। इसमें फिर वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। देर आर 4 ग्रैंड स्लैम टू एंड एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स, तो 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स यस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर इज़ द US ओपन, नो, फर्स्ट जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। द ऑस्ट्रेलियन एंड द US टूर्नामेंट्स आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स, नो, दे आर प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट्स। तो आपका एक फ्रेंच ओपन है, जो अदर टूर्नामेंट, एक तो आ गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, US, एक आ गया फ्रेंच ओपन, और एक आपका आ गया विंबलडन, ठीक है। फ्रेंच और विंबलडन, ये आपके 4 क्या हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है। ऑस्ट्रेलियन और US ये आपके हार्ड कोर्ट्स पे खेले जाते हैं। फ्रेंच आपका और विंबलडन ये आपका क्या, फ्रेंच आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली 1, क्योंकि सिंस एक ही ऑप्शन ठीक है, जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेज द आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो किससे सफ़र करता हो, एनीमिया से। तभी तो उन्होंने क्या दिया, आयरन की, ठीक है, आयरन की टेबलेट्स दी हैं, तो एनीमिया, इसमें बंदे का खून कम हो जाता है। बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग लॉज, तो कौन से लॉ पे बेस्ड है बर्नौली प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो बर्नौली प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है।
टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड, तो कितना होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड, तो ये रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर ये क्या है, अगर आपकी कोई लेक है ना, ये इसका अपर पोर्शन है और ये इसके नीचे है, ठीक है। तो जो भी आपकी जो आइस होती है ना, वो ऊपर से जो टॉप लेयर होती है ना, ठीक है, वाटर की, वहाँ से जमना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है ना, वो सराउंडिंग में क्या कर जाती है, लेटेंट हीट सराउंडिंग में चले जाती है और यहाँ से जमना स्टार्ट होती है। तो ऊपर क्या रहता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और नीचे ज़्यादा आता है। तभी तो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो एबल टू सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जो एंटार्क्टिक के रीजन है, फॉर इंस्टेंस ले लो आप, ठीक है, उसकी जो अपर लेयर होगी वो क्या आ जाएगी, वो जम जाएगी। क्योंकि लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, पहले ऊपर से ही क्या आ जाएगी, सराउंडिंग्स में चली जाती है, तो यहाँ से जम जाती है। और नीचे क्या रहता है, जो वाटर का टेम्परेचर वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। तो कितना रहता है वो, 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। तभी तो एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। तंगपक पास इज़ ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, तो ये किसके साथ है, म्यांमार के साथ है, इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, तो कौन कौन सी साइट्स हैं जो लोकेट की गई हैं इंडिया में, इन दोनों में से, चारों में से, तो वो है आपकी बाबरकोट और धोलावीरा। तो इसका आंसर आएगा 3rd and 4th। The pressure exerted by 760 mm of mercury at 0 degree Celsius is known as, तो 760 mm column of mercury at 0 degree Celsius is known as 1 atmosphere के इक्वल होता है ये। Which one of the following hormones is essential for the uptake of glucose by cells in the human body, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा है वो आपका, इंसुलिन। ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड ड्यू टू, क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड में ऊपर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज़ ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, जैसे कि मेरे को हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नॉजिया फील होना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है आपको बताना, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कन्फेशन कैन नेवर बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। द एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ, तो ये तो ठीक है। एन एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन, ये भी ठीक है। The quantum of punishment must be provided in law as it existed on the date of commission of an offence, तो ये भी आपका करेक्ट है। नॉट करेक्ट क्या आएगा, ये वाला, ये कन्फेशन कैन नेवर बी यूज एज एन एविडेंस ऑफ एक्यूज, तो ऐसा नहीं है, कन्फेशन को हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस, ठीक है। तो इन्होंने अगर नॉट करेक्ट पूछा था तो नॉट करेक्ट का आंसर क्या आएगा, ये। तो ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको ट्रिक करेगा, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, तो ये कहाँ पे आपका, ये आपके बैंकॉक में। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ये किसका है, एक पार्ट है ये आपका यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, ये उसका पार्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन का जो है, ठीक है, ये उसका पार्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन है प्रेसिडेंट, अगर तो अलमिंदा
सली शाह। और अगर यूएन के इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल के कौन है, तो वो है कॉलन विक्सन। कॉलन विक्सन, कैला पाइल, ये हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ये यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, उसका एक पार्ट है। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बैंकॉक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। तो कौन सी ऐसी रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। अगर कोई अनलॉफुल अरेस्ट हो जाता है तो इसकी कौन सी की जाती है, वो हेबियस कॉर्पस, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सन, अगर किसी भी पर्सन को इम्प्रिजन किया जाता है या डिटेन कर दिया जाता है ना बाय लॉ, तो उसके अंदर उसके पास क्या है, एक ठीक है, वो एक रिट कर सकता है, फाइल कर सकता है कि वाई ही हैज़ बिन डिटेन्ड, ठीक है, क्यों उसको डिटेन किया गया, अंडर व्हाट अथॉरिटी हैज़ बिन इम्प्रिजन्ड और डिटेन्ड, ठीक है। तो वो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। और जो मैंडेमस है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, कमांड है, ठीक है। ये भी एक टाइप की रिट है जिसका लिटरल मीनिंग होता है कमांड। ये कौन इशू करता है, कमांडिंग, ठीक है। इशू कौन करता है, ये कोर्ट करता है, किसके लिए, कमांडिंग ए पर्सन, ठीक है, ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि उसको कमांड करता है कि आपको क्या करना है, कि अगर आपने किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को क्या किया, वायलेट किया ना, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है किसको, एक पब्लिक ऑफिसर को, ठीक है, अगर उसने क्या किया है, किसी एक आम सिटीज़न के क्या किया है, फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो मैंडेमस को क्या किया जाता है, रिट फाइल की जा सकती है। जो आपकी ये है थर्ड, सेरिटोरियरी, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें होता है आपका, ये कौन फाइल कर सकता है, ये हाई कोर्ट, एक लोअर कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, ठीक है। आप ले लो, जो हाई कोर्ट है ना, हायर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, ठीक है। अगर कोई रिट फाइल कर सकता है, ठीक है, उसमें इसमें क्या होगा कि अगर कोई केस डिसाइड हो गया ना, ठीक है, तो अगर हायर कोर्ट में अगर ये सेरिटोरी फाइल हो गई है, ठीक है, तो हायर कोर्ट क्या करता है, जो लोअर कोर्ट होता है ना, उसके डिसीजन को क्या कर सकता है, क्वैश कर सकता है, इसके अंदर ये पावर होती है, ठीक है, अगर ये वाली रिट फाइल हो गई हो, ठीक है। जो हायर कोर्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, तो अगर वो डिसीजन नहीं ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये वाली रिट फाइल हो गई है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो लोअर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, उसकी जो उसका डिसीजन है उसको कैश कर सकता है। तो इक्विवेलेंटो, ठीक है, ये वाली रिट क्या आती है, इसके अंदर क्या कहता है कि एक पर्सन को फॉरबिड किया जाता है होल्डिंग एन ऑफिस विच इज़ नॉट ही इज़ एंटाइटल्ड, जिस भी ऑफिस को वो एंटाइटल नहीं करता है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, उस सीट पे बैठ गया है, तो ये वाली रिट फाइल की गई, तो उसको रिमूव कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, अगर वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके क्या कर रहा है, किसी हायर ऑफिस के रैंक में बैठ गया है, तो ये वाली रिट फाइल की जाएगी उसके अगेंस्ट, तो वो वहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, अनलॉफुल अरेस्ट के लिए, अनलॉफुल अरेस्ट के लिए क्या होता है, हेबियस कॉर्पस। एक और होती है आपकी, इसमें होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ना सेरिटोरियल से क्या कहती है, रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, उसके डिसीजन को क्वैश कर सकता है ना, लेकिन कब कर सकता है, जब डिसीजन में बन गया हो, ठीक है, डिसीजन आ गया हो। प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं होता, अगर डिसीजन नहीं भी आया, सपोज़ अगर केस चल रहा है,
तो हाई कोर्ट, अगर हायर कोर्ट होगा ना जो, वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, फॉरबिड कर सकता है, ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, जो भी केस अभी चल रहा होगा ना, ठीक है। तो हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, ये वाली रिट फाइल अगर हो गई होगी, ठीक है, तो हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को क्या करेगा, उसको फॉरबिड करेगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको क्या करे, वो बंद कर दे, ठीक है। सो ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1। तो सब्सिक्वेंट में पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा, जिसमें इसमें हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं, तो नेक्स्ट में 40 क्वेश्चंस की एक और वीडियो लाऊंगा, पार्ट 3 की भी एक, फिर 40 क्वेश्चन लाऊंगा, टोटल क्वेश्चन 120 हो जाएंगे आपके, जो 2018 एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। गाइस जस्ट मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी, हम जल्दी और भी अच्छा काम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें, ऐसे वीडियोस प्रोड्यूस करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।